नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 15 प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति चल रहा था, जिसका आज हम लोग दोस्तों टॉपिक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर यानी अध्याय 15 प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति, टॉपिक नंबर 2। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा, आज का टॉपिक है दोस्तों राजनीतिक सामाजिक कारण। ठीक है, याद रखिएगा, राजनीतिक सामाजिक कारण जो है वो आज का टॉपिक है। चलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में इसको अंत तक पढ़ लें। ठीक, चलिए। तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने भी नगरीकरण के उत्कर्ष में योगदान दिया। इस युग में विशाल राजतंत्रों का उदय हुआ। इनके कुछ नगर जैसे राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रावस्ती, तक्षशिला आदि सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। यहाँ राजा तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में शिल्पी, कारीगर, व्यापारी भी बस गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजधानियों वाले नगर उद्योग व्यापार के प्रमुख केंद्र भी बन गए। व्यवसायी एवं व्यापारी नगरों की ओर ही उन्मुख हुए, जहाँ उन्हें अपने उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण मिला तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो गई। इसके पूर्व की सामाजिक संरचना में वैश्यों को तीसरे स्थान पर रखा गया था, किंतु जब वे आर्थिक रूप से संपन्न हो गए तब उचित सम्मान और अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों में पहुंच गए। ठीक है, औद्योगिक केंद्रों में सेंटर्स में क्या किए, पहुंच गए तथा ऐसे केंद्र नगरों के रूप में विकसित हो गए। इस काल के कुछ महान राजाओं की विजय ने भी व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। जैसे बिंबिसार की अंग विजय ने गंगा घाटी के आंतरिक व्यापार को विदेशी व्यापार के साथ जोड़ दिया। अजातशत्रु की काशी एवं वज्जी संघ पर विजय से गंगा नदी से होने वाले व्यापार मार्ग पर मगध का अधिकार हो गया। गंगा घाटी के प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए श्रावस्ती, चंपा, राजगृह, अयोध्या, कौशाम्बी तथा काशी जैसे नगर काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए। नगरों का विकास उन स्थानों पर हुआ जहां शिल्पों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले ग्राम तथा व्यापारिक केंद्र थे। नगरों में निवास करने वाले भूमिपति क्षत्रियों ने शिल्पियों के कार्यकलाप को प्रोत्साहित किया। ठीक है, कार्यकलाप को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, इनकरेज किया था। आगे वे स्वयं भी शिल्पों की शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक, आगे दोस्तों हमारा है नवोदित धार्मिक विचारधारा का समर्थन। आइए इसे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। नवोदित धार्मिक विचारधारा का समर्थन। ब्राह्मण धर्म अपने मूल स्वरूप में ग्रामीण जीवन का समर्थक था। इसके विपरीत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आविर्भूत जैन एवं बौद्ध धर्मों का दृष्टिकोण नगरीय जीवन का समर्थक था। व्यापार और वाणिज्य नगरीकरण के मूलाधार थे तथा दोनों ही धर्मों ने इनका खुलकर समर्थन किया। जैन धर्म के अहिंसा एवं मितव्ययिता के सिद्धांत व्यापारियों की भावना के अनुकूल थे। बुद्ध ने ऋण दान तथा सूदखोरी की प्रथा की निंदा नहीं की, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ एवं लेखक इसकी भर्त्सना करते हैं। आपस्तंभ के अनुसार ब्राह्मणों को शुद्ध लेने वाले के यहाँ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। बुद्ध गृहस्थ को अपने ऋण चुकाने का सुझाव देते हैं तथा ऋणी व्यक्ति के संघ में प्रवेश पर रोक लगाते हैं। वे ब्याज पर धन देने को उचित मानते थे। ठीक है, आगे ठहराते हैं, मानते की चीज़ें। आगे उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शिक्षाएं व्यापार में सफलता के लिए अनेक सुझाव देती हैं। नगरीय जीवन का एक अंग वेश्यावृत्ति भी था। वेश्याओं के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण उदार था। वे स्वयं आम्रपाली के यहाँ
ठहरे थे। स्त्रियां संघ में प्रवेश पा सकती थीं तथा वेश्याओं के लिए भी इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। इसके विपरीत ब्राह्मण ग्रंथ तथा लेखक वेश्याओं के आचरण की निंदा करते हुए उन्हें समस्त धार्मिक क्रियाओं से वंचित करते हैं। आपस्तंभ धर्मसूत्र में वेश्या के हाथ का भोजन ग्रहण करने का निषेध है। बौधायन के अनुसार नगर में रहने वाला व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। गौतम ने नगर में वेद पाठ तथा आपस्तंभ ने नगर निवास का निषेध किया है। इस प्रकार महावीर तथा बुद्ध द्वारा नागरी जीवन एवं नगर अर्थव्यवस्था को समर्थन करने से भी नगरीकरण के उत्कर्ष को धार्मिक आधार प्राप्त हो गया। आगे दोस्तों, लिपि का आविर्भाव, ये इसे देखते हैं। लिपि का आविर्भाव बुद्ध काल में लिपि का आविर्भाव हुआ जो नगर जीवन के लिए आवश्यक थी। यहाँ सही है कि प्राचीनतम लेख अशोक के समय ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं, किंतु पूरा लिपि शास्त्रियों के अनुसार मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के विकास में लगभग 3 शताब्दियों का समय लगा होगा। इस प्रकार लेखन कला की प्राचीनता बुद्ध काल तक जाती है। लिपि के आविर्भाव से व्यवसायियों को अपने हिसाब किताब रखने में सहायता मिली तथा नगरों की शिक्षा प्रणाली भी सुगम हो गई। आगे, लिपि ज्ञान को भी नगरीकरण का एक कारण माना गया है। आगे है। इस प्रकार इन विविध कारणों ने बुद्ध काल में नगरों के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये लौहकालीन नगर थे जो सैंधव नगरों से कुछ अर्थों में भिन्न थे। इनका पूर्व की भांति विलोपन नहीं हुआ, अपितु इसके बाद नगरीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। बुद्धकालीन नगरीकरण ने परंपरागत कबायली आधार पर गठित सामाजिक आर्थिक संगठन को समाप्त कर दिया। उत्तर भारत में जनजातियों का काल वस्तुतः समाप्त हो गया। राजनैतिक क्षेत्र में जनपदों ने प्राचीन जनजातीय प्रशासनिक इकाइयों का स्थान ग्रहण कर लिया, किंतु इस नगरीय क्रांति ने सामाजिक संतुलन को भी बिगाड़ दिया तथा कुलीन और निर्धन व्यक्तियों के जीवन में स्पष्ट अंतर हो गया। समाज में मध्य वर्ग का भी उदय हुआ जो नगरों में निवास कर सभ्य जीवन बिताने लगे। जातक ग्रंथों में गृहपति का उल्लेख प्रायः इसी प्रकार के लोगों को इंगित करने के लिए किया गया है। ठीक है, इंगित पहचान करने के लिए किया गया है। आगे, मानव इतिहास में नगरों के विकास को एक क्रांति के रूप में देखा गया है जिससे इतिहास और सभ्यता का प्रारंभ हुआ। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर जी.सी. पांडे बुद्ध काल में नगरीय क्रांति की बात को स्वीकार नहीं करते। आगे, उनके अनुसार वस्तुतः कृषि प्रधान भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ नगरों के उदय को नगरीय क्रांति की संज्ञा देना एक परिप्रेक्षात्मक भ्रांति है। प्राचीन सभ्यताएं नागरिक क्रांति से उतनी ही दूर थी जितनी प्राचीन कारीगरी औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, आगे, प्रमुख नगर तथा नगरीय केंद्र, आइए इसे देख लेते हैं। बुद्ध काल में नगरों का तेजी से उदय हुआ। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय के 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। पहला चंपा, दूसरा राजगृह, तीसरा श्रावस्ती, चौथा साकेत, 5वां कौशाम्बी और 6वां दोस्तों हमारा वाराणसी है। ठीक है, आगे, इनके अतिरिक्त वैशाली, हस्तिनापुर, अहिछत्र, मिथिला, प्रतिष्ठान, उज्जैनी, मथुरा आदि भी प्रमुख नगर थे। तक्षशिला पश्चिमोत्तर भारत का प्रसिद्ध नगर था। D.N. झा के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच भारत में 60 नगरों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये पूर्व में चंपा से पश्चिम में भृगु कच्छ तक तथा उत्तर में कपिलवस्तु से दक्षिण में कावेरी पत्तनम तक फैले हुए हैं। श्रावस्ती जैसे विशाल नगर 20 के लगभग थे जिनमें से अधिकांश बुद्ध तथा उनके धर्म से संबंधित होने के कारण महत्वपूर्ण हो गए थे। ये नगर ही इस काल में बौद्धिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए। ठीक है, आगे, यही कारण है कि बौद्ध साहित्य जो मुख्यतः इस युग की
हीन देन है, अपने अपने दृष्टिकोण में पूर्णतया नगरीय प्रतीत होती है, जबकि इसके पहले का ब्राह्मण साहित्य ग्रामीणता से प्रभावित है। ठीक है, आगे है बुद्धकालीन प्रमुख नगरों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। अब उनके नगरों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बुद्धकालीन। पहला है दोस्तों हमारा कौशाम्बी। चलिए आइए कौशाम्बी को देखते हैं। कौशाम्बी इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। यह नगर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी, जहाँ का राजा उदयन था। इस नगर में जाकर बुद्ध ने कई बार धर्मोपदेश किया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ अनेक विहार थे, जिनमें सर्वप्रमुख घोस्ताराम था। ठीक है, इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। ठीक है, आगे इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। बौद्ध धर्म का केंद्र होने के साथ साथ कौशाम्बी एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था, जहां अनेक धनी व्यापारी निवास करते थे। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ अपने स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, आगे मौर्य काल में पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ने से कौशाम्बी का गौरव घट गया। गुप्त युग तक इस नगर का अस्तित्व सुरक्षित रहा। 7वीं सदी में जब हुएनसांग ने भारत की यात्रा की, तब उसने इस नगर को उजड़ा हुआ पाया था। आगे सन 1861 ठीक है 1861 सन 1861 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने इस स्थान की यात्रा कर इसके पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। तत्पश्चात 1936 ईस्वी से 1937 ईस्वी में एन जी माजुमदार ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया, किंतु दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में वे मारे गए, जिसके फलस्वरूप कुछ समय तक कौशाम्बी का उत्खनन कार्य रुका रहा। 1949 ईस्वी से लेकर 1965 से 1966 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में यहाँ व्यापक स्तर पर खुदाइयाँ करवाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं यहाँ से प्रकाश में आईं। ठीक है, आगे है कौशाम्बी में उत्खनित क्षेत्र मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। पहला है अशोक स्तंभ का समीपवर्ती क्षेत्र, दूसरा घोषिताराम विहार क्षेत्र, तीसरा पूर्वी भाग में मुख्य प्रवेश द्वार का समीपवर्ती क्षेत्र, चौथा राजप्रसाद क्षेत्र। ठीक है, आगे दोस्तों अशोक स्तंभ वाले क्षेत्र की खुदाई में मुख्यतः 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें चित्रित धूसर भांड, उत्तरी काले चमकीले भांड, उत्तर एनबीपी भांड आदि नाम दिए जाते हैं। चित्रित धूसर संस्कृति के अवशेष अपेक्षाकृत सीमित है। इसके प्रमुख पात्र कटोरे तथा तस्तरिया है। ठीक है, कटोरे तथा तस्तरिया है। इनकी गणन अच्छी है। उत्तरी काली चमकीली संस्कृति से संबंधित निर्माण के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रथम 5 मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से और कच्ची ईंटों से और ऊपर के 3 पक्की ईंटों से बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम जो है वो 5 मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से, जो शुरू में 5 तो है वो, उसके बाद ऊपर के 3 जो है वो पक्की ईंटों के बने रहते हैं। ठीक है, पहले ढलवा मिट्टी से ढलैया होता था दोस्तों। ठीक है, आगे इनके अतिरिक्त यहाँ से मित्रवंशी राजाओं के सिक्के, मिट्टी की मूर्तियाँ, कुषाण राजाओं के सिक्के आदि भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों घोषिताराम की खुदाई से एक विहार मिला है, जिसके चारों ओर ईंट की दीवारें बनी हुई हैं। विभिन्न स्तरों से सूचित होता है कि इस विहार का निर्माण कई बार किया गया। विहार के प्रांगण में
प्रांगण से एक बड़े तथा 3 छोटे स्तूपों के अवशेष मिलते हैं। इस विहार का निर्माण संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। विहार से पाषाण तथा मिट्टी की मूर्तियां, सिक्के तथा कुछ लेख भी मिलते हैं। इसी क्षेत्र से हुन नरेश तोरमाड़ की मुहर मिली है। इससे सूचित होता है कि हुंडों का कौशाम्बी के ऊपर आक्रमण हुआ तथा उन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट की। यहाँ से मिली पत्थर की मूर्तियों पर बुद्ध का अंकन प्रतीकों में किया गया है। बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी हुई मानव तथा पशु मूर्तियाँ मिलती हैं। कुछ देवी देवताओं से भी संबंध है। इनका समय मौर्य काल से गुप्त काल तक निर्धारित किया गया है। पाषाण मूर्तियां ईसा पूर्व 200 से 500 से 600 ईस्वी तक की है। इनसे सूचित होता है कि भरहुत तथा सांची के समान कौशाम्बी भी कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियों में कुबेर, हारिति तथा जयलक्ष्मी की मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। आगे है मुख्य प्रवेश द्वार वाले क्षेत्र के उत्खनन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रक्षा प्राचीर है। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार की पात्र परंपराएं लाल रंग चित्रित धूसर, उत्तरी काली चमकीली तथा उत्तर एनबीपी भी यहाँ से मिलते हैं। लेख रहित ढले हुए ताम्र सिक्के तथा लोहे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। रक्षा प्राचीर से सूचित होता है कि ईसा पूर्व की 13वीं 12वीं शताब्दियों से ही यहाँ भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था। जी.आर. शर्मा यहाँ से मिले हुए सिक्कों को आहत सिक्कों से भी प्राचीनतर मानते हैं तथा उनकी तिथि ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी निर्धारित करते हैं, किंतु कई विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। शर्मा के अनुसार ईसा पूर्व 11वीं 12वीं शताब्दी में यहाँ नए जीवन का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, यहाँ नए जीवन का प्रारंभ हो चुका था। आगे पूर्वी रक्षा प्राचीर के पास से एक यज्ञ की वेदी मिलती है जिसका आकार उड़ते हुए बाज यानी सियन बाज जैसा है। इसे सियन चिति कहा गया है। बताया गया है कि यहाँ पुरुष मेध किया गया था। यह यज्ञ संभवतः ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में संपन्न हुआ था। इसका संबंध शुंग शासक पुष्यमित्र से जोड़ा गया है, किंतु मार्टिमर व्हीलर, बी लाल जैसे विद्वान सियन चिति की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे है राजप्रासाद क्षेत्र के उत्खनन में पाषाण निर्मित एक लंबी चौड़ी 4 दीवारी के अवशेष मिलते हैं। अनुमान किया जाता है कि यह किसी राज परिवार का आवास रहा होगा। यहाँ से भी 4 सांस्कृतिक पात्र परंपराओं की जानकारी होती है। यहाँ से मेहराब के भी अवशेष मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि भारत में मेहराब युक्त भवन पहली दूसरी सदी में ही बनने लगे थे, किंतु सभी विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे कौशाम्बी के उत्खनन से सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त युग तक यहाँ लोग निवास करते थे। गुप्त काल तक यह नगर वीरान हो चुका था। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे हस्तिनापुर, आइए देखते हैं। महाभारत काल का यह प्रसिद्ध नगर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा नदी की प्राचीन धारा के तट पर बसा हुआ है। महाभारत काल में यहाँ कौरवों की राजधानी थी। महाभारत युद्ध के बाद इस नगर का गौरव समाप्त हो गया तथा अंततोगत्वा यह गंगा नदी के प्रवाह में विलीन हो गई। आगे विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाहित हो जाने पर राजा निच्छबु यानी जन्मेजय का वंशज जो था निच्छबु ने अपनी राजधानी कौशाम्बी में स्थानांतरित किया था। गंग्यापन, ये आपका इसमें एक कोटेशन दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसे। तो कोटेशन है दोस्तों, गंग्या पहते तस्मिना नगरे नाग शाहवे त्यक्त
त्यक्त्वा त्यक्त्वा निच्छु नगर कौशंब्याम स निवत्स्यति। ठीक है, तो ये कोटेशन था। आगे दोस्तों, हस्तिनापुर को पुरातात्विक मानचित्र पर रखने का श्रेय बीबी लाल को है, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से 1950 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ की खुदाई से 5 संस्कृतियों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिन्हें गैरिक चित्रित धूषण, उत्तरी काली चमकीली तथा उत्तर NBP संस्कृति कहा जाता है। यहाँ की 5वीं संस्कृति मध्यकाल की है। सभी से संबंधित मिट्टी के बर्तन खुदाई से प्राप्त होते हैं। आगे गैरिक संस्कृति के स्तर से केवल कुछ पात्रखंड ही मिले हैं, जो गेरुए रंग से पुते हुए हैं। भवन निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। आगे दूसरी संस्कृति से संबंधित बर्तन प्राप्त होते हैं। इनमें स्लेटी रंग की थालियाँ, कटोरे, घड़े, मटके, नाद आदि हैं। आगे बर्तनों के ऊपर चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। इस स्तर से भवन निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ज्ञात होता है कि भवन निर्माण में मिट्टी तथा बांस बल्ली का प्रयोग होता था। लोग कृषि तथा पशुपालन से परिचित थे। खुदाई में गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि पशुओं की हड्डियां तथा चावल के दाने प्राप्त होते हैं। कुछ हड्डियों पर काटे जाने के चिन्ह हैं तथा कुछ जलने से काली भी पड़ गई हैं। हरिण के सिंगों के अवशेष भी मिलते हैं। संभवतः इनका शिकार किया जाता था। आभूषणों में मनके तथा कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं। अन्य उपकरणों में चाकू, कील, तीर, भाला, हंसिया, कुदाल, चिमटा आदि का उल्लेख किया जा सकता है। आगे है तीसरी संस्कृति NBP के निवासी काले चमकीले भांडों का प्रयोग करते थे तथा पक्की ईंटों से बने भवनों में निवास करते थे। उनकी सभ्यता पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों की भी व्यवस्था की गई थी। इन्हें विशेष प्रकार की ईंटों से बनाया जाता था। वे तांबे तथा लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। खुदाई में इन धातुओं के उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल तक नगरीय जीवन का प्रारंभ हो चुका था। इस स्तर के ऊपरी भाग से जलने के अवशेष मिलते हैं। इससे अनुमान किया जाता है कि हस्तिनापुर के इस स्तर का विनाश अग्निकांड में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? अग्निकांड में। आगे दोस्तों, आगे है अग्निकांड में हुआ। आगे हस्तिनापुर के चौथे सांस्कृतिक स्तर उत्तर NBP से कई प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये लाल रंग के हैं, जिन पर कहीं काले रंग के चित्रकारी भी की गई है। स्वास्तिक, त्रिरत्न, मीन, फूल पत्ती आदि के आकारों के थप्पे भी पात्रों पर लगाए गए हैं। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ शुंग काल से लेकर गुप्त काल तक की मिट्टी तथा पत्थर की प्रतिमाएं भी मिलती है। आगे दोस्तों मिलती है शुंगकालीन प्रतिमाओं में एक सेकंड दोस्तों, क्षमा करिएगा। आगे शुंगकालीन प्रतिमाओं में एक स्त्री की मूर्ति अत्यंत सजीव एवं आकर्षक है। उसके हाथों, चेहरे, आंखों, केशों आदि को विविध प्रकार से सजाया गया है। कुषाण युगीन प्रतिमाओं में मैत्रेय की प्रतिमा सुंदर है। ठीक है, आगे कुछ बर्तनों के ऊपर निर्माताओं के नाम भी उत्कीर्ण हैं। मथुरा के दत्तवंशी शासकों, कुषाण राजाओं तथा योद्धेयों के सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं। बीबी लाल का अनुमान है कि हस्तिनापुर की प्राचीनतम गैरिक संस्कृति का समय ईसा पूर्व 1200 के पहले का है। सिक्कों के आधार पर यहाँ की चतुर्थ संस्कृति का समय ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। चतुर्थ काल के बाद लगभग 8 शताब्दियों तक हस्तिनापुर में आवास के साक्ष्य नहीं मिलते। आगे
जब यहाँ 5वीं बार बस्ती बसाई गई तो सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। इस स्तर से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन का एक सिक्का मिलता है, जिसके आधार पर इसे मध्यकालीन माना जाता है। ठीक है, आगे। मकान पक्की ईंटों के बनते थे। इस काल के कचित मृत भांड विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पार्वती तथा ऋषभदेव की प्रस्तर प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। आगे डॉक्टर लाल ने हस्तिनापुर की अंतिम संस्कृति का समय 1200 से 1500 ईस्वी के बीच निर्धारित किया है। आगे 15वीं सदी के बाद से यहाँ मानव आवास के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हस्तिनापुर में लंबे समय तक मानव आवास विद्यमान रहा। आगे जैन ग्रंथों में भी हस्तिनापुर को महत्व दिया गया है। इसका संबंध कई तीर्थकरों, शांति, कंतु, अमरनाथ आदि से बताया गया है। ठीक है, बनाया गया है, समझ में बताया गया करें। ठीक है, बनाया गया है, याद रखिएगा। शांति, कंतु, अमरनाथ आदि से क्या किया गया है? बनाया गया है। आगे अतः यह स्थान जैनियों का तीर्थ स्थल माना जाने लगा। ठीक है, आगे वैशाली हम लोग देखेंगे। आइए, वैशाली बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले से 20 मील दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित बशाड़ नामक स्थान ही प्राचीन काल का वैशाली नगर था। ठीक है, बशाड़ नामक जो आज वर्तमान में बशाड़ है ना दोस्तों, वही प्राचीन में क्या था? वैशाली नगर था, याद रखिएगा। रामायण में इसे विशाला कहा गया है। बुद्ध काल में यहाँ लिच्छवियों का प्रसिद्ध गणराज्य था। यह गणराज्यों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, इनकी केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे। वैशाली बुद्धकाल का एक समृद्धिशाली नगर था। ललित विस्तर में इसे महानगर कहा गया है। यह जैन तथा बौद्ध धर्म का केंद्र था। महावीर ने अपने जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष यहीं बिताए तथा कई बार उन्होंने यहाँ उपदेश भी दिया। उनकी माता त्रिशला वैशाली गढ़ के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को भी यह नगर बहुत प्रिय था। कौन? वैशाली। आगे, लिच्छवियों ने उनके ठहरने के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां बुद्ध ने कई बार उपदेश दिए थे। इस नगर की प्रसिद्ध वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा उसने भिक्षु संघ के लिए आम्रवाटिका दान में दिया था। आगे दोस्तों, लिच्छवी राज्य बड़ा समृद्ध एवं शक्तिशाली था। मगध नरेश अजातशत्रु ने कूटनीति द्वारा उसमें फूट डलवा दी तथा फिर उस पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात लिच्छवी दीर्घकाल तक दबे रहे। कुषाणों के पतन के बाद तथा गुप्तों के उदय के समय गंगा घाटी में उन्होंने पुनः अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। फाहियान तथा हुएनसांग दोनों ने वैशाली नगर का वर्णन किया है। उन्होंने इसकी संपन्नता का वर्णन आगे देखते हैं। संपन्नता का वर्णन किया है। यहाँ कई स्तूप तथा विहार थे। लोग सच्चे और ईमानदार थे। भूमि बड़ी उपजाऊ थी। वेनसांग ने वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगीति का भी उल्लेख किया है, जिसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। वैशाली के समीप ही बखीरा है, जहाँ से अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ लेख मिलता है। आगे है, बशाड़ के खंडहरों में राजप्रासाद एवं स्तूप के अवशेष हैं। यहाँ से कुछ मुद्राएं भी मिलती हैं। यहाँ के टीले की खुदाई ब्लॉक महोदय ने की थी। 1903 ईस्वी से 1904 ईस्वी 1903 से 1904 में या उससे मतलब वहाँ से लेके उस पीरियड में 1903 से 1904 के दौरान और फिर 1958 से 1962 ईस्वी तक में यहाँ 5 उत्खननों में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई है। ठीक है, तो दोस्तों 1903 और 1904 का मतलब कि जैसे दिसंबर जनवरी के बीच में आता है ना, तो उस दौरान पूरा कार्य होता है, तो वो इस टाइप से दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे खुदाई की गई है। यहाँ का प्रमुख टीला राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः खुदाई की गई है। उपलब्ध भौतिक अवशेषों से सूचित होता है कि ईसा पूर्व 50 से लेकर 200 ईस्वी तक यहाँ एक समृद्ध नगर था। कुषाणकालीन अवशेष सुराही नुमा हजारे, गहरे, कटोरे,
गहरे कटोरे, ईंटों के मकान तथा 77 फुट लंबी एक दीवार आदि है। कुषाणकालीन सिक्के तथा लगभग 2000 मुहरें मिलती है, जिनमें अधिकांशतः शिल्पियों, व्यापारियों, सौदागरों एवं उनके निगमों की है। गुप्तकालीन अवशेष ऊंचे अपेक्षाकृत घटिया किस्म के हैं, जिनसे नगर के पतन की धारणा बनती है। ठीक है, आगे दोस्तों, अहिछत्र। अहिछत्र, आइए इसे देख लेते हैं। अहिछत्र, इसकी पहचान बरेली स्थित वर्तमान रामनगर नामक स्थान से की जाती है। यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। महाभारत तथा पूर्व बौद्ध काल में यहाँ प्रसिद्ध नगर था। महाभारत से पता चलता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश ध्रुपद को हराकर अहिछत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनवाया था। उत्खनन से पता चलता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में यहाँ बड़ी आबादी थी तथा भवन कच्ची ईंटों के बने थे। कुषाण काल लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसे पक्की ईंटों की दीवार से घेर दिया गया। दीवार की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इसी समय के मित्र राजाओं के सिक्के यहाँ से मिलते हैं। कुषाण काल से भवन पक्की ईंटों के बनने लगे। इन्हें पंक्तिबद्ध रूप से बनाया जाता था। कुषाणकालीन अवशेष कटोरे, सुराही नुमा, हजारे, दावात आदि हैं। लोहे तथा तांबे के उपकरण तथा कुषाण, पांचाल एवं अचियु नामांकित सिक्के भी मिलते हैं। एक गुप्तकालीन मुहर पर अहिछत्र मुक्ति अंकित है। प्रयाग लेख में अच्युत नामक जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे यहीं का राजा माना जाता है। चित्रित धूषण मित्र बांड मिलते हैं। यह एक लौहकालीन स्थल है। कुषाण काल से आरंभिक गुप्त काल तक अहिछत्र एक समृद्ध नगर था। बाद के अवशेष नगर के पतन की सूचना देते हैं। आगे दोस्तों हमारा शिक्षा तथा साहित्य, आइए देख लेते हैं। शिक्षा तथा साहित्य। बौद्ध काल तक भारत में लेखन कला का पूर्ण विकास हो गया था। देश के पश्चिमोत्तर भागों में हकामनी राजाओं ने अरामेइक लिपि का प्रचलन करवाया, जिससे आगे चलकर खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ था। किंतु लेखन कला के बावजूद शिक्षा अधिकांशतः मौखिक ही होती थी। बौद्ध तथा ब्राह्मण आचार्य धार्मिक उपदेशों तथा सूत्रों को रट कर याद करने में ही विश्वास करते थे। बुद्ध काल तक आते आते वैदिक साहित्य के अध्ययन की लोकप्रियता कम हो गई तथा साहित्यिक अध्ययन के साथ साथ व्यवसाय और उद्योग के लिए उपयोगी शिल्पों तथा विधाओं के अध्ययन के ऊपर भी बल दिया गया। चिकित्सा संबंधित शिक्षा का भी महत्व था। इस समय बौद्ध विहार तथा कुछ अन्य व्यावसायिक नगर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। आगे विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। पश्चिमोत्तर भारत में शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला की अत्यधिक ख्याति थी। यहीं पर रहकर पाणिनि, जीवक, कौटिल्य जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त किया था। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि तक्षशिला में धार्मिक विषयों के अतिरिक्त लौकिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। मगध के राजवैद्य जीवक की चिकित्सा संबंधित शिक्षा के विषय में बौद्ध ग्रंथों में रोचक विवरण प्राप्त होता है। वह बिंबिसार के पुत्र अभय द्वारा तक्षशिला पहुंचाया गया, जहां 7 को ही 7 बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जहां 7 वर्षों तक रहकर उसने अपनी जीविका कमाने के लिए औषधियों का अध्ययन किया। आगे दोस्तों, वह वैदक का प्रसिद्ध विद्वान बन गया, जिसका चिकित्सा शुल्क 1600 का सार्पण था। उसने मगधराज बिंबिसार, अवंती नरेश, प्रघोत तथा महात्मा बुद्ध की चिकित्सा करके उन्हें रोग मुक्त किया था। तक्षशिला में दूर दूर से विद्यार्थी, यहाँ तक कि यूनान से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। जातक ग्रंथों के अनुसार यहाँ 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ दी जाती थी। आगे यहाँ विधि, औषधि तथा सैन्य विज्ञान के विशिष्ट विद्यालय थे। यहाँ धनुर्विद्या, आखेट, हस्ती विद्या, पशु भाषा विज्ञान
आदि की भी शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। इस प्रकार तक्षशिला में मानव की विविध विज्ञानों, व्यवसायों तथा शिल्पों आदि की उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाती थी। तक्षशिला के ही समान बनारस भी इस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ तक्षशिला के शिक्षा प्राप्त स्नातक आचार्य के रूप में कार्य करते थे। यह संगीत की शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। विद्यालयों में धनी तथा निर्धन दोनों ही वर्गों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। धनी वर्ग के विद्यार्थी संपूर्ण शुल्क एक ही साथ दे देते थे। निर्धन छात्र शुल्क के बदले आचार्य की सेवा करते थे। कभी कभी समाज के कुलीन लोग निर्धन छात्रों का शुल्क अदा करते थे। उन्हें प्रायः भोजन तथा वस्त्र भी प्रदान कर दिया करते थे। कभी कभी राज्य की ओर से भी निर्धन छात्रों के अध्ययन के लिए धनराशि प्रदान की जाती थी। विद्यालयों की संख्या 500 तक थी। चांडाल वर्ग के सिवाय शेष सभी वर्गों या वर्णों, ठीक है, शेष सभी वर्णों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, केवल चांडाल पर बैन था। ठीक है, आगे कर सकते थे। बौद्ध साहित्य 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख करता है। पहला उपाध्याय, दूसरा आचार्य। ठीक है, इनमें उपाध्याय का स्थान आचार्य की अपेक्षा श्रेष्ठतर होता था, जो 10 वर्ष के अनुभव का भिक्षु होता था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, एक सेकंड। 10 वर्ष के अनुभव का भिक्षु होता था, यहीं तक पढ़े ना। आगे, आचार्य के लिए 6 वर्ष के अनुभव का भिक्षु होना अनिवार्य था। कुछ बौद्ध विहारों के पास विस्तृत खेत होते थे, जिनमें कृषि करके भिक्षु स्वयं अपना भोजन उत्पन्न करते थे। ब्राह्मण गुरुकुलों के समक्ष ऐसी कोई समस्या नहीं थी। बुद्धकाल साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस समय कई ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों की रचना हुई तथा लौकिक साहित्य की रचना का भी प्रारंभ हुआ। आगे दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में इस समय सूत्रों की रचना की गई, जिन्हें कल्प वेदांग के अंतर्गत रखा गया है। गौतम, बौधायन तथा आपस्तंभ इस युग के प्रमुख सूत्रकार थे। आगे दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों के रूप में संकलित करना प्रारंभ किया। बौद्ध भिक्षुओं की प्रथम संगति में सुत्त तथा विनय नामक 2 पिटकों का संकलन हुआ, जिनमें क्रमशः धर्म तथा आचरण संबंधी नियम थे। सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया जाता है: दिघ, मंजिम, अंगुतर तथा खुद्दक। इनमें 4 बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश के रूप में हैं तथा अंतिम में विविध विषयों का संग्रह है। इसमें धम्मपद, सुत्त निपात, थेरी गाथा जैसे ग्रंथ तथा जातक आते हैं। विनय पिटक का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला सुत्त विभंग, खंदक तथा परिवार। इनमें संयम तथा अनुशासन के नियम हैं। इन ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है। थेरी गाथा में भिक्षुणियों द्वारा विरचित कुछ सुंदर कविताएं मिलती हैं। थेरी गाथा में भिक्षुणियों द्वारा विरचित कुछ सुंदर कविताएं मिलती हैं। आगे, बौद्धों के समान जैनों ने भी इस समय अपने साहित्य का सृजन प्रारंभ कर दिया था। जैन धर्म के मूल सिद्धांत महावीर के उपदेश थे। इनका साहित्य के रूप में संकलन 5वीं शताब्दी ईसा की बल्लवी की सभा में हुआ था। आगे, प्राग मौर्य काल की साहित्यिक कृतियों में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का उल्लेख किया जा सकता है। पाणिनि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित सलातूर नामक स्थान के निवासी थे। उनके ग्रंथ में 400 सूत्र तथा 8 अध्याय हैं। संस्कृत व्याकरण के ऊपर यह ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वप्रसिद्ध रचना है। पाणिनि का समय 4th शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों, कला तथा स्थापत्य। प्रागमौर्य युगीन कला के अवशेष अपेक्षाकृत बहुत कम मिलते हैं। गंगा घाटी में नगरीय क्रांति के प्रादुर्भाव के कारण अब भवनों के निर्माण में पकाई हुई ईंटों तथा पाषाण का प्रयोग होने लगा था। राजगृह, उज्जैन तथा कौशाम्बी के महल क्षेत्र की खुदाइयों से प्राकारों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण पाषाणों की सहायता से किया गया है। इस समय मगध का मगध का सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद था। उसी के निर्देशन में राजगृह के प्रासाद का निर्माण करवाया गया था। यही बिंबिसार ने अपनी राजधानी बसाई थी। उसके पुत्र अजातशत्रु ने
पाटलीग्राम नामक नगर का निर्माण करवाया तथा उसने भी अपनी राजधानी का दुर्गीकरण करवा दिया था। आगे है दुर्गीकरण करवा दिया। आगे राजगिरी के प्राचीर के जो अवशेष मिलते हैं उनसे पता चलता है कि उसका निर्माण बड़े तथा बेडौल पत्थरों को बिना चूने के जोड़कर बनाया गया है। बिंबिसार द्वारा निर्मित राजगिरी में भीतरी और बाहरी दो प्रकार हैं। भीतरी प्राचीर के चारों ओर खाई बनाई गई है। यहाँ से दुर्ग के अवशेष भी मिलते हैं। इसका पाषाण निर्मित प्राकार अभी तक विद्यमान है। यह नगर के प्राकार की अपेक्षा सुदृढ़ तथा ऊंचा है। ठीक है, आगे प्राग मौर्य युग के अवशेषों में पीपर हवा से प्राप्त बौद्ध स्तूप की धातु गर्भ मंजूषा तथा उसमें रखे गए रत्न पुष्प कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपर हवा बस्ती जिले में नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह स्तूप ईंटों से बनाया गया था। संप्रति यह 21 फुट ऊंचा है। इसके गर्भ से एक बड़ी पत्थर की पेटी निकलती है। निकली है। ठीक है, क्षमा करिएगा, पेटी निकली है। आगे निकलती नहीं, निकली है। आगे इस पेटी के ऊपर लेख उत्कीर्ण मिलता है जिससे पता चलता है कि शाक्यों ने इस स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके गर्भ में बुद्ध की शरीर धातु का अंश सुरक्षित था। पेटी के भीतर रखी गई मंजूषा में शरीर धातु के अतिरिक्त कुछ अन्य कलात्मक वस्तुएं भी रखी गई थीं, जैसे सुंदर मूर्तियां, रत्न पुष्प, नीलम, स्फटिक मणि है वो, शंख, स्वर्णपत्र आदि। ठीक है, ये सब चीज़ रखा गया था। कलात्मक दृष्टि से ये वस्तुएं अत्यंत उच्च कोटि की हैं। क्या है? अत्यंत उच्च कोटि की। इसकी राजगिरी अत्युत्तम है। बेलुए पत्थर की बड़ी पेटी सुंदर ढंग से बनी है। ठीक है, माफ करिएगा दोस्तों, सुंदर ढंग से बनी है। आगे तथा इसमें रखे हुए स्वर्ण, रजत, प्रवाल, स्फटिक मणियों के आभूषण तथा बहुमूल्य पत्थर स्वर्णकार तथा जौहरियों के उच्च स्तर की कलात्मक निपुणता को घोषित करते हैं। ठीक है, निपुणता को क्या करते हैं? घोषित करते हैं। आगे पिपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक माना जा सकता है जिनका निर्माण बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 8 विभिन्न लोगों द्वारा उनकी धातुओं का अंश प्राप्त करके करवाया गया था। इनमें कपिलवस्तु के शाक्य भी थे। ठीक है, आगे है विभिन्न स्थानों की खुदाई से कड़े पत्थर तथा मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां प्राप्त होती हैं जिनका तादात्म्य आगे राजघाट पाटलिपुत्र आदि तक मिलती है। ये मूर्तियां मंडलाकार चक्कियों के ऊपर खुदी हुई हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें श्री चक्र की संज्ञा प्रदान की है तथा इनकी संख्या 40 बताई है। इन चक्कियों से गंगा घाटी में माता देवी की पूजा की लोकप्रियता सूचित होती है। कुछ चक्कियों पर माता देवी के साथ वनस्पतियों तथा पशुओं का भी अंकन मिलता है जिन्हें उर्वरता की देवी कहा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज चैप्टर नंबर 15 जो है यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। खूब अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।